अगर हम लोग आज टॉपिक किसका जो लास्ट 2 टॉपिक बच गया था किसका, मानव शरीर के तंत्र, उसमें 2 तंत्र हमारा बच गया था, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम्स, और एक तंत्र बच गया जिसका नाम था श्वसन तंत्र यानी कि रेसिप्रेटरी सिस्टम। तो उसको आज दोनों को फिनिश करेंगे, तो ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है आज। तो पहले आपको जान लेते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन बाहर निकालना। वैसा ग्रंथियाँ जो होगा जो क्या करेगा, जितने भी चीज़ वो बनाएगा वो सारा बाहर निकालेगा। इसमें क्या लिखा हुआ, यह नलिका युक्त यानी कि नलिका युक्त इसमें यानी कि रास्ता होगा, नलिका होगा इसमें, यानी कि डक्ट ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, इसका तो एंजाइम से निकलेगा। एग्जाम्पल पूछेगा बहिस्रावी ग्रंथि का तैयार रखना है, दूध ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गया, श्लेष्म ग्रंथि हो गया, साथ में लाल ग्रंथियाँ। ये सारे के सारे क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर से देखेंगे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लाल ग्रंथि। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बाहर नहीं करेगा, ये इसमें यह लिखा हुआ है नलिका विहीन होता है, इसमें नलिका होता ही नहीं है, यानी कि डक्टलेस होता है ये। और साथ में देखो यहाँ पे देखो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था, एंजाइम का श्रवण कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन का स्राव करेगा। याद रखना ये अंतर दोनों में, ये क्या करेगा, हार्मोन का स्राव करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पढ़ना है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसका एग्जाम्पल हो गया। अवटु ग्रंथि जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और दूसरा है पारा अवटु ग्रंथि, इसको बोलते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इसी तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसके उत्पादन हार्मोन, उसमें कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, उत्पादन हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव, यानी कौन कौन से हम ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसमें जो हार्मोन्स निकलता है तो क्या काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो ग्रंथि पढ़े इसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, अंग्रेजी में, हिंदी बोलेंगे पीयूष ग्रंथि। इसका बाद ध्यान दीजिएगा, यह लिखा है कपाल में स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, इसे सेल टर्सिका कहते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा, याद रखना है, जो पीयूष ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होगा, एक कपाल के कौन सा जगह पे, तो स्फेनाइड हड्डी के पास रहेगा, हड्डी में पाया जाएगा किसमें है, तो स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्सिका सेल बोलेंगे, सेल टर्सिका बोलेंगे, जहाँ पे रहेगा ये प्रेजेंट पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसका भार आपको याद रखना, भार जो होता है 0.6 ग्राम होता है, ओनली 0.6, 1 ग्राम भी नहीं होता, सोच लो 0.6 ग्राम इसका भार होगा। और इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो कुछ हार्मोन, इसका काम क्या है। बहुत सारे हार्मोन्स निकलेंगे और उसका काम क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हार्मोन आता है उसका नाम है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसमें क्या लिखा हुआ कि शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है, यानी कि आपका हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए जनरली यह जिम्मेवार होगा। जनरली क्या बढ़ाएगा, हड्डियों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवार है एसटीएच हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। लिखा हुआ है कि अधिकता से भीम कायत्व, अगर एसटीएच हार्मोन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपके शरीर में तो भीम कायत्व हो जाएगा, यानी कि जाइनेटिज्म हो जाएगा। क्या लिखा, गीगा जाइनिन नहीं है, गीगेंटिज्म बोल सकते हैं, या गीगेंटिज्म या गीगाटिज्म, ठीक है, जो भी है। तो भीम कायत्व हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा शरीर आपका हो जाएगा भीम के जैसा, तो इसी कारण इसका नाम क्या है, भीमा कायत्व हो जाएगा आपका। या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एक्रोमेगली बोलते हैं, एक्रोमेगली। इसमें क्या होगा, आपका शरीर का हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आप हाइट आपका बढ़ जाएगा, इसी कारण क्या होगा, एक्रोमेगली इसको बोलेंगे। हद से ज़्यादा अगर एसटीएच हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है, शरीर आपका बड़ा हो जाएगा, तो हिंदी बोलेंगे भीमकायत्व, या इसी को बोलेंगे एक्रोमेगली बोलेंगे। अब एसटीएच हार्मोन हो सकता है आपको शरीर में कम निकले, तो क्या होगा, दिमाग लगाइए, बौनापन हो जाएगा। इसी एसटीएच की कमी से क्या होता है, मनुष्य में बौनापन यानी कि डॉर्फिज्म हो जाता है। तो यह रखना, एसटीएच से हाइट भी बढ़ेगा और कम हुआ तो बौनापन भी हो जाता है, इसलिए क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए एसटीएच। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरे हम नाम है टीएसएच हार्मोन। ये एसटीएच था, ये बनना है टीएसएच, एस यहाँ पे बीच में है। टीएसएच क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, यह बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये बोलता है कि क्या इसका काम ही क्या है, थायराइड ग्रंथि का क्या प्रेरित करना, कि वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे, यानी कि उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करेगा, किस लिए, ताकि वो हार्मोन को प्रोड्यूस करे, बस इतना ही इसका काम है। इसको काम सिर्फ है प्रेरित करना काम, किसको, तो थायराइड ग्रंथि को, किस लिए, ताकि हार्मोन को स्रावित कर सके, बस। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड, इसका नाम है ACTH हार्मोन। एसटीएच पढ़ चुके हैं यहाँ पे, इसका नाम है ACTH। ध्यान में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखिए नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ACTH इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये लिखा हुआ कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। कौन किसको स्राव को नियंत्रित करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करेगा, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे GTH हार्मोन। GTH हार्मोन का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या,
तो हो जाएगा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, यह बोल रहा है एज जनन अंग के कार्यों, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। जनन अंग किसी ठीक से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये डिसाइड करेगा जीटीएच हार्मोन। ठीक है, और यह दो प्रकार का होता है। पहला जो हार्मोन होता है उसका नाम है एफएसएच। जीटीएच का टू टाइप, एफएसएच और एलएच। एफएसएच को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, यह बोल रहा है कि जो वृषण की जो वृषण मनुष्य वृषण किसमें पाया जाएगा, जेंस में पाया जाएगा। तो ये बोल रहा है वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। जो नलिका है हमारा वृषण का जो शुक्र जनन नलिका है उसमें क्या करेगा, शुक्राणु जनन में सहायता, यानी शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है ये। और साथ में क्या करेगा, अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि करेगा, अंडाशय में क्या करेगा, फॉलिकल की वृद्धि करेगा, यानी कि दोनों में काम आएगा ये। जेंट्स के लिए क्या होगा, जेंट्स के लिए क्या करेगा, शुक्राणु जनन को बढ़ा देगा, और अंडाशय में क्या करेगा, ये महिलाओं के लिए क्या करेगा, यानी कि फीमेल के लिए क्या करेगा, ये फॉलिकल की वृद्धि करेगा। दो काम यही है। दूसरा जो आता है उसका नाम है एलएच हार्मोन, जिसको बोलते हैं लिटेन गिंगिंग हार्मोन या लिटेन जिंगिंग हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक है, ल्यूटेन जिंगिंग हार्मोन बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं का एक सेकेंड, इसमें बोला गया कि इसका कमी हो जाता है, एलएच हार्मोन का अगर कमी हो जाता है तो इससे क्या होगा, इसे बोल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और किसमें, जेंस में कौन होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होगा, स्रावित होना शुरू हो जाएगा। और मादा में अगर इसका कमी हो जाता है क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाएगा। याद रखना, जो कि होना नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोजन हार्मोन इसे फ्लो करने लगेगा महिलाओं के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वही नर के में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगा। इसमें एस्ट्रोजन, और जेंट्स में किसमें, टेस्टोस्टेरोन। याद रखना, महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में किसमें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी कमी के, तो एलएच हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जो पांचवा हार्मोन, इसका नाम है एलटीएच हार्मोन। इसमें क्या लिखा हुआ है, दूध जनक हार्मोन बोलते हैं, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दूध जनक। इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक यानी कि दूध उत्पादन के लिए काम आएगा ये। इसका मुख्य कार्य वही होगा, शिशु के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करना, स्राव करना। यानी कि एलटीएच अगर हार्मोन आपके अंदर नहीं है तो दूध उत्पादन नहीं होगा। जनरल क्या होगा, महिलाओं में होगा, ये महिलाओं में होना ही चाहिए, और क्या, जितने भी मैमल्स होंगे उसके अंदर होगा। तो याद रखना, एलटीएच हार्मोन से क्या होगा, दूध बनेगा। अगर एलटीएच हार्मोन कम तो दूध नहीं बनेगा आपने, इसलिए क्या, एलटीएच हार्मोन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एडीएच हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, एडीएच। ये बोला कि शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है, जल यानी कि लिक्विड्स, यानी कि वाटर के लेवल को मेंटेन करेगा ये एडीएच हार्मोन। इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, याद रखना। शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। अगर ज़्यादा अगर पानी पी ले तो क्या होगा, मूत्र के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो जल संतुलन को शरीर में जल संतुलन का तो बनाए रखता है एडीएच हार्मोन। अब नेक्स्ट ग्रंथि पढ़े, उसका नाम क्या है, अवटु ग्रंथि। ये भी क्या है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि थॉराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है मनुष्य के गले में श्वास नलिया ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। कहाँ प्रेजेंट रहेगा थॉराइड ग्लैंड, गला के में रहेगा। थॉराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गला में। इसी कारण ना घेंगा हो जाता है कि थॉराइड ग्रंथि हो गया, ये हो गया। पढ़ते हो ना कि घेंगा होता है किसी कारण, थॉराइड ग्रंथि के कारण नहीं होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, इसी कारण होता है घेंगा होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि यह श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर और लैरिंग्स के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन्स एवं तो क्या लिखा हुआ है, थायरोनिन। ओके, ट्राइडोथायरोनिन है। दो तरह के निकलेंगे, थायरॉक्सिन निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, ट्राइडोथायरोनिन निकलेगा, ट्राइडोथायरोनिन। ठीक है, इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहती है। तैयार रखना, दोनों में क्या रहा, आयोडीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहेगा। समझ गए। अब पढ़ते हैं थॉरॉक्सिन का काम क्या है। जो थॉरॉक्सिन का काम क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट जो हार्मोन्स निकल रहा है थॉरॉक्सिन, उसका काम क्या है। दूसरा काम क्या है, कोशिका में शोषण की गति को तीव्र करता है। कोशिका में क्या करेगा, शोषण की गति को तीव्र करेगा। शरीर की समान वृद्धि विशेषतः हड्डियों और बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। बाल अगर आपको झड़ रहे हैं और हड्डी आपको कमजोर हो रहा है, समझ लो क्या है, थॉरॉक्सिन की कमी है आप में। तो इसलिए क्या करेगा, हड्डियों और बाल के विकास के लिए काफ़ी अनिवार्य कौन, थॉरॉक्सिन हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है, थॉराइड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जनन अंगों के सामान्य कार्य के लिए, जनन अंग, ध्यान दीजिएगा, जनन अंग के समान कार्य में इनकी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा रहती है थॉरॉक्सिन का, तो जनन अंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, पीयूष ग्रंथि में हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन करता है। ये पीयूष ग्रंथि के साथ मिल जाता है। फिर नाम तो थायराइड ग्रंथि, इसे पढ़ चुके थे, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पहले पढ़े हैं, उसके साथ ये मिलकर भी काम करेगा। पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर के हार्मोन के साथ मिलकर काम करेगा, जल संतुलन का नियंत्रण करेगा। जो एडीएच हार्मोन था जल संतुलन के लिए था कि नहीं, एडीएच हार्मोन पढ़ चुके हैं, एडीएच हार्मोन। तो इसी के साथ जनरली मान के चलो कि क्या मिल के काम करेगा ये।
यानी कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर क्या करता है, शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करती है। कौन? तो थायरॉक्सिन। ठीक है। अब बढ़ते थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कुछ। तो इससे कमी अगर हो जाता है तो क्या क्या रोग हो सकता है। पहला जो आएगा वो आता है जड़ मानवता, जिसे बोलते हैं सेरेंटिज्म बोलते हैं। यह रोग छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होगा। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, मानसिक और शारीरिक विकास का अवरोध हो जाता है। लो, मानसिक और शारीरिक विकास होगा ही नहीं अगर आपका जड़ मानवता होता है। जड़ मानवता नहीं कहता, मोटा बुद्धि बोलते हो ना, जड़ मानवता का मतलब ये होगा मोटा बुद्धि। सेरेंटिज्म इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। मोटा बुद्धि होता है क्या, इसी कमी कारण होता है। थायरॉक्सिन अगर कम है तो ये हो सकता है, इसलिए आयोडीन ज़्यादा खाइए। क्या लिखा, मानसिक और शारीरिक विकास का अवरोध हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में क्या होता है, ये लिखा हुआ है ये होता है यौनावस्था, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो यौनावस्था में होने वाला इस रोग में क्या उपवजह से भली बात नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन और रक्तचाप कम हो जाते हैं। लो, इसमें क्या होगा, हृदय स्पंदन और रक्तचाप क्या हो जाएगा, कम, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ध्यान देना, मिक्सिडिमा के में क्या होगा, हृदय स्पंदन, जो हृदय धड़कता है वो धीरे धीरे धड़कना शुरू कर देगा। साथ में रक्त ब्लड प्रेशर क्या है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर क्या होता है आपको मिक्सिडिमा बीमारी होता है तो किसी कमी से होगा, थायरॉक्सिन कमी से होगा। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पढ़ें, तीसरा बीमारी जो होगा उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। इसमें क्या होने वाला है, लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। अगर थायरॉक्सिन कमी काफ़ी लंबे समय तक हो गया तब जाके आपको ये वाला बीमारी होगा, जिसका नाम क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म नाम है इसका, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। लो, जनन कार्य जो है, जो महिलाएं या पुरुष जो भी दोनों में होगा, जो सामान्य जनन कार्य वो संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको जो सेक्सुअल जो पावर है वो क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। याद रखना, समान जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। और कभी कभी इस रोग से कारण मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो जाता है। लो, जो बच्चे गूंगा और बहरा होते हैं इसी कारण से होता है। काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, थायरॉक्सिन कमी रहता है तो मनुष्य क्या होगा, गूंगा और बहरा भी हो सकता है। इसलिए आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो चौथा है, जो जनरली प्रचार में हम लोग देखते हैं, उसका नाम है घेंघा रोग, यानी कि गोइट्री। भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है और इस रोग में थायरॉयड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। बताए थे कि नहीं अभी। घेंघा रोग में क्या होता है, थायरॉयड ग्रंथि का भी साइज बढ़ जाता है किसी का में, तो आयोडीन की कमी के कारण, तो उसे क्या होगा, घेंघा रोग होगा। आवाज़ क्या निकलेगा नहीं, दर्द करेगा, गला दर्द करेगा। ठीक है। अब बढ़ते थायरॉक्सिन की अधिकता होने से, ये तो कम ही रह गया तो इसके कारण ये बीमारी, अब ज़्यादा भी होगा तो भी बीमारी है, इसलिए बैलेंस रखना है। थायरॉक्सिन के अधिक होने वाले रोग, तो पहला जो रोग आएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर में क्या होता है, यानी कि एक घेंघा है लेकिन टॉक्सिक हो जाएगा। इसमें लिखा हृदय गति तीव्र हो जाता है, ब्लड यानी कि दम में हृदय धड़कन तेज हो जाएगा। साथ में क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। तीन चीज़ें होगा, आपका दिल का धड़कना बढ़ जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा, साथ में श्वसन दर है वो क्या होगा, सांस आप तेज़ी से लेने लगेगा। इसी कारण होगा, कौन से कारण, टॉक्सिक ग्वाइटर अगर बीमारी आपको होता है तो वो कब होगा, जब आप थायरॉक्सिन की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, थायरॉक्सिन काफ़ी ज़्यादा आप ले लिए हैं, ज़्यादा आपके शरीर में हो गया तो। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सोथैलेमा। एक्सोथैलेमिया में क्या होगा, एक्सोथैलेमिया में क्या होता है, इस रोग में आंखें फूलकर नेत्र कुटक से बाहर निकल जाती है। वाह, आंखें फूल के बाहर बड़ा बड़ा आँख हो गया, इस तरह से दिखाया जाएगा। इसका नाम है एक्सोथैलेमिया, एक तरह का बीमारी है। अगर किसी का आँख बड़ा बड़ा दिखा दे रहा है बाहर की, तो समझो कि उसमें क्या है, थायरॉक्सिन काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोफैथैलेमा बोलते हैं, एक्सोफैथैलेमा। ठीक है, एक्सोफैथैलेमा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पाराविटो ग्रंथि, अंग्रेजी में बोलेंगे पाराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि लास्ट ग्लैंड है हमारा किसका, अंतःस्रावी ग्रंथि का। तो पाराविटो ग्रंथि में क्या पढ़ेंगे, यह गला में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। जो थायराइड ग्रंथि पर है ना, उसके जस्ट पीछे होगा ये। और इसमें दो तरह का हार्मोन प्रोड्यूस होगा। कौन कौन सा हार्मोन है, पहला जो आता है पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, और दूसरा जो आएगा उसका नाम है कैल्सीटोनिन नाम है, कैल्सीटोनिन। दो तरह का हार्मोन निकले, दोनों हार्मोन के काम करते हैं। जो पहला हार्मोन है इसका नाम है पैराथायरॉयड। यह हार्मोन बोल रहा है कि तब स्रावित होता जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होता है, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगा तब जाके ये वाला हार्मोन निकलेगा आपको शरीर में। याद रखना, जब रुधिर में क्या होगा, कैल्शियम की कमी रहेगा तब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कैल्शियोटोनिन के बारे में। कैल्शियोटोनिन क्या कर रहा है, यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कमी कारण, यह जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। समझ लो, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या कब प्रोड्यूस होता है, जब कैल्शियम कमी हो गया तो। और जो कैल्शियोटोनिन हार्मोन है ये कब प्रोड्यूस होगा, जब कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गया तो। एक कम के कारण, ये ज़्यादा के कारण, याद रखना, एक कम के कारण, ये ज़्यादा के कारण, दोनों बस यही अंतर है। यानी कुल मिलाकर जो पाराविटो ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या काम करेगा, हमारे कैल्शियम को बैलेंस रखेगा शरीर में। याद रखना, अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है
तो कैल्शियोट्रोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, कम कम प्रोड्यूस होता है, इसलिए पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होंगे भाई? पहला होता है बाहरी भाग, जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक होता है अंदरूनी भाग, जिसको बोलते हैं मेडुला। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाहरी भाग को बोलेंगे कॉर्टिक्स और भीतरी के भाग को बोलेंगे मेडुला। अब कॉर्टेक्स से निकलने वाले कुछ कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकलता है, यानी कि जो बाहरी भाग, उससे कौन कौन पहले जो हार्मोन निकलता है, नाम है ग्लूकोकॉर्टिक्स क्वाइड्स। ग्लूकोकॉर्टिक्स क्वाइड्स हार्मोन्स, ठीक है, नाम याद रखना, ग्लूकोकॉर्टिक्स क्वाइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा उपभोज्य को नियंत्रित करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ये तीनों को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। कौन? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल नहीं रहा, मिनरल से बन के होना है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है? इसका मुख्य कार्य है वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण और शरीर के अन्य लवणों को मात्राओं को नियंत्रित करना। जो वृक्क नलिका है उसके द्वारा क्या करना? लवण का पुनः अवशोषण करना, ठीक है, और शरीर में अन्य जो लवण प्रेजेंट है उसको क्या करना? उसकी मात्राओं को नियंत्रित करना। इसका दो यही काम है, बस दो काम। वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण को पुनः अवशोषण करना और साथ में जो अन्य लवण की मात्राओं को नियंत्रित करना, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तीसरा जो हार्मोन फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं लिंग हार्मोन। ये भी कहाँ से निकलेगा? एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलेगा, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से ही निकलेगा। नाम है सेक्स हार्मोन। यह बोल रहा है यह बाह्य लिंग बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। जो बाह्य लिंग है उसके ऊपर जो बाल निकलते हैं, जो लिंग के ऊपर बाल होता है, साथ में क्या होता है? यौन आचरण को नियंत्रित करता है लिंग हार्मोन। कैसा आपका नेचर है, ये सब कौन डिपेंड करेगा? सेक्स हार्मोन ही बताएगा आपको कि मेल वाला नेचर है या फीमेल वाला नेचर है, या आपकी जो लिंग है उसके ऊपर जो बाल आते हैं वो किसके कारण आते हैं? तो सेक्स हार्मोन के कारण ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स जो क्या था? बाहरी भाग था। तो कॉर्टेक्स के बारे में कुछ लिखा हुआ कि एक सेकेंड, यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है। वाह, सोच लो, ये जो कॉर्टेक्स हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है, सोच लो, कॉर्टेक्स इतना इंपॉर्टेंट, जो अधिवृक्क ग्रंथि है जो बाहरी भाग कॉर्टेक्स है, अगर इसको निकाल दिया जाए कॉर्टेक्स को, तो मनुष्य में से अगर निकालते हैं मात्र 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है, अगर कॉर्टेक्स को निकाल लिया तो। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रम में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि पचने उचने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, ऐसे में दिक्कत होता है तो। और इस रोग को क्या बोलते हैं? एडिसन रोग कहते हैं, एडिसन डिजीज़ बोलते हैं, एडिसन डिजीज़। एडिसन साइंटिस्ट का नाम था एडिसन, वही वाला एडिसन, तो एडिसन डिजीज़ को बोलते हैं, याद रखना है। कॉर्टेक्स अगर निकाल दिया किसी बॉडी में से, ह्यूमन में से, याद रखना कितने सप्ताह? 1 से 2 सप्ताह जिएगा, उसका कहानी खत्म। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आता है, कॉर्टेक्स के अंदर कोई गड़बड़ी, तो उसका उपपचय जो होगा, यानी कि जो पचाने की क्रिया होगा, उसमें क्या होगा? दिक्कत होगा। जिसे कौन सा बीमारी होगा? बीमारी का नाम याद रखिएगा, एडिसन बीमारी आपको होगा। एड्स नहीं है, एडिसन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेडुला के बारे में। अब मेडुला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेडुला में क्या है भाई? तो मेडुला में लिखा हुआ है क्या कि मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों अमीनो अम्ल है। जो मेडुला द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है, दोनों क्या निकलता है? अमीनो अम्ल ही होता है, ठीक है। दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों हार्मोन का नाम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। लिखा हुआ है कि हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता वृद्धि करते हैं, फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे क्या होगा? जो हृदय पेशियाँ हैं उसमें उत्तेजना शुरू हो जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दम तेज हो जाएगा। और संकुचनशीलता है, यानी कि फैलना और संकुचन होने का जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। किसी कारण? ये दोनों हार्मोन के कारण। जिससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर जो क्या बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर का मतलब यही होता है कि आपका मांसपेशियाँ हैं वो उत्तेजनशील हो जाए, संकुचन उसका बढ़ जाए पूरा, है कि नहीं। तो आपको सिंपली मान लेना है कि दोनों हार्मोन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन का एकाएक रुक जाने से पुनः चालू करने में सहायता होता है। लोगों, अगर आपका हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाए, यानी जब हार्ट अटैक आपका आया, आप क्या हो गया? आपका हृदय अचानक से रुक गया, उसको पुनः चालू करने के लिए क्या करोगे? ये हार्मोन का इस्तेमाल करोगे, एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल करोगे। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उन्हें पुनः चालू करने में सहायता होता है। हार्मोन का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? अचानक से क्या करना है? अगर चालू करना है, दिल का दौरा पड़ा है, रुक गया दिल, तो उसको चालू करने के लिए हार्मोन चाहिए हमको, एपिनेफ्रिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलेगा हार्मोन, उसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं उसको, यानी कि
फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, याद रखना ये पॉइंट कभी मोटे। अधिक ग्रंथि से निकलने वालों को क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा निकलेगा, तो एड्रीनेलिन हार्मोन सबसे ज़्यादा निकलेगा, याद रखना उत्तेजना के समय। उत्तेजना का मतलब क्या हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, खतरा हो गया, इस समय क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, याद रखना उत्तेजना के समय ये। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जिसका नाम है जनन ग्रंथि के बारे में, यानी कि गोनैड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है किसी में अंदर अंतःस्रावी तंत्र के ही पढ़ना अंदर पढ़ना है। तो जनन ग्रंथि में पढ़ते हैं, पहला तो आता है क्या, फीमेल में आएगा अंडाशय यानी कि ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें निम्न हार्मोन का स्राव होता है, जो ओवरी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। पहला जो आता है एस्ट्रोजन आता है, दूसरा आता है प्रोजेस्टेरॉन आता है, फिर आता है रिलैक्सिन आता है। 3 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं किससे, ओवरी यानी कि अंडाशय से। पहला नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होगा, यह अंडा वाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, जो भी है सिंपल। अब ये क्या करता है, प्रोस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन के में सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है, याद रखना। प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होगा, स्तन वृद्धि होगा। स्तन वृद्धि किस कारण, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होगा। कब, एस्ट्रोजन में सहयोग कर, अकेला काम नहीं करेगा, एस्ट्रोजन के साथ मिल के काम करेगा और साथ क्या करेगा, स्तन में वृद्धि करने में सहायता करेगा। पढ़ते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, ये क्या लिखा हुआ, यह हार्मोन प्यूबिक सिफाई 6 प्यूबिक सिफाई 6 को मुलायम करता है। प्यूबिक सिफाई 6 को मुलायम करता है। यह गर्भाशय ग्रीवा यानी कि यूट्रिक क्रेवन को चौड़ा करती है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। यानी कि जनरली क्या होगा, प्रोडक्शन के समय जब बच्चा पैदा होगा उस समय काम करना करेगा। रिलैक्सिन कब काम करेगा, ये गर्भाशय क्या करेगा, ग्रीवा को करेगा, चौड़ा करेगा और मुलायम बना देगा। बस ये काम यही है इस हार्मोन का। कब फ्लो करेगा, जब बच्चा आपको पैदा होता है उस समय रिलैक्सिन। ठीक है, ये हमारा था जनन ग्रंथि के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वृषण के बारे में। जो क्या होगा, वृषण किसमें होगा, पुरुषों में होगा, जिसको बोलते हैं टेस्टिस के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यह पुरुष के लैंगिक लक्षणों को, प्रजनन को एवं यौन आचरण को व्यक्त करता है। यानी कि पुरुष में जो भी सेक्स का नेचर होगा, यानी कि जो भी लैंगिक लक्षण होगा उसको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, यही हमारा कौन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन। बस इतना ही पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट जो तंत्र पढ़ते हैं उसका नाम है श्वसन तंत्र। तो ये हमारा का तंत्र कौन था, अंतःस्रावी तंत्र, जो कि खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं श्वसन तंत्र, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांस लेने वाली जो क्रियाएं होगी श्वसन तंत्र के द्वारा ही होगी। इसमें क्या लिखा, महत्वपूर्ण अंग जो कौन कौन है श्वसन तंत्र का, पहला है फेफड़ा, दूसरा है फुफ्फुस। फेफड़ा या फुफ्फुस बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं फेफड़ा या फुफ्फुस, अंग्रेजी में बोलेंगे लंग्स, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। क्या बात है, महत्वपूर्ण अंग सबसे इसका क्या है, फेफड़ा है या फुफ्फुस बोलते हैं, इसी कारण इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय श्वसन भी बोला जाता है। ये लिखा हुआ है नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंग्स, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूल्स और फेफड़े। बोला कि इसके द्वारा क्या होगा, श्वसन हमारा होगा, इससे होते हुए हमारा सांस क्या होगा, वायु का आदान प्रदान होगा। नासा मार्ग यानी कि नाक का जो मार्ग है उसको बोलेंगे ग्रसनी लैरिंग्स, या इसी को बोलते हैं स्वर यंत्र, जो कंठ का भाग हो गया। फिर ट्रैकिया हो गया, फिर ब्रोकाई हो गया, फिर ब्रोक्यूल्स तथा फेफड़ा हो गया। इससे हो गया क्या होगा, हमारा हवा घूमेगा। तो पहले पढ़ते हैं नासा मार्ग, जिसको बोलते हैं नेजल पासेज। नेजल पासेज यानी कि नासा मार्ग, इसका काम क्या है, मुख कार्य क्या है, सूंघने से संबंधित है, यानी कि सूंघना है तो ये तो नासा मार्ग होना ही चाहिए। तो मुख कार्य सूंघने से संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, जो गुहा, इसके भीतर गुहा म्यूकस कला यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है। ओके, एक जगह होता है, गुहा का मतलब क्या हो गया, एक जगह हो गया, जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी म्यूकस कला बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड, निकला धूलकण जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या करता है, वो धूलकण और जीवाणु और सूक्ष्म जीव को जो शरीर के अंदर प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। वायु को नम एवं शरीर को ताप को बरकरार बनाती है। जो शरीर के अंदर जो वायु जाता है, जो हम सांस लेते हैं ना, तो जो वायु जाता है उसको क्या करता है, नमी प्रदान कराता है। साथ में क्या करता है, शरीर के तापमान को बराबर बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर टेम्परेचर का जो काम है मेंटेन करना, इसी का काम है, नेजल पासेज का काम ही है। नेजल पास का मुँह काम हो गया, सूंघना ऊँघना हो गया। ठीक है, दूसरा याद रखना है क्या करना, म्यूकस का यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनाता है, जिससे क्या होगा, हमारा धूलकण वगैरह को रोका जाएगा। ठीक है, साथ में क्या करेगा, जब वायु जब लिया जाता है उसको क्या करता है, नमी प्रदान कराता है, साथ में शरीर का टेम्परेचर को करता है बैलेंस रखता है। बस नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रैसनी, जो बोलते हैं पायरेनेक्स बोलते हैं इसको, फायरेनेक्स जो भी है ग्रसनी हिंदी बोलते हैं, या नासा गुहा का ठीक पीछे से होता है। बस इतना याद रखना है, नासा गुहा का जस्ट पीछे से क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट याद रखें, इसको बोलते हैं लैंग्वेज या स्वर यंत्र बोलते हैं, लैरिंग्स, या इसको बोलते हैं वोकल बॉक्स। बोलने वाला काम यहीं पर होगा। लिखा हुआ ग्रैसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है।
जो ग्रसनी था उसको किससे जोड़ता है, ट्रैकिया से जोड़ता है। कौन, तो स्वर यंत्र जोड़ता है। बीच का भाग मान लो किसके बीच में, ट्रैकिया और ग्रसनी के बीच का भाग को क्या बोलेंगे, स्वर यंत्र बोलेंगे या लैरिंग्स बोलेंगे, लैरिक्स। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है, ध्वनि उत्पन्न करना। लैरिंग्स प्रवेश द्वारा क्या लिखा हुआ है, इपिग्लॉटिक्स कहते हैं। लैरिंग्स प्रवेश द्वार का पर एक पतला जो द्वार है, प्रवेश द्वार जो है कार ध्वनि, लैरिंग्स प्रवेश द्वार, लैरिंग्स में जो घुसने का जो जगह है, ये जो द्वार है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं, एपिग्लॉटिक्स। लैरिंग्स द्वार पर एक पतला पत्ती का मान लटका होता है। एपिग्लॉटिक देखो, बीच में मुंह खोल के देखोगे तो क्या होगा, एक लंबा सा लटका हुआ एक चीज़ दिखाई देगा, पतला पत्ती के समान का पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं। बस इसमें इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। कंठ के अंदर की बातें हैं ये, स्वर यंत्र में बस यही याद रखना है बस। ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, ठीक है। और क्या बोले याद रखना, मुख्य कार्य क्या है इसका, ध्वनि उत्पन्न करना। और लैरिक्स प्रवेश द्वार पे क्या रहेगा, एक पतला सा लटका हुआ एक चीज़ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिक्स बोलेंगे। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं उसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रैकिया में क्या बोल रहा है, ट्रैकिया में बोल रहा है कि यह वक्ष गुहा यानी कि थॉरेटिक कैविटी में प्रवेश करती है। ओके, यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोक्यूल, दायां ब्रोक्यूल 3 शाखाओं में बटकर दाईं ओर फेफड़े में प्रवेश करती है। बाएं ब्रोक्यूल के बाद 2 शाखाओं में बटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। ब्रोक्यूल का मतलब क्या होगा, एक तरह का रास्ता मान लो, 2 शाखाओं में, एक सेकंड। ट्रैकिया के बारे में लिखा गया वक्ष गुहा में प्रवेश करती है, ठीक है। दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोक्यूल कहते हैं। इसका 2 भाग होता है, ट्रैकिया का 2 भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोक्यूल बोलते हैं। जो दायां ब्रोक्यूल होता है क्या होता है, 3 शाखा होता है, 3 पार्ट होता है जो, और दाईं ओर फेफड़े में प्रवेश करता है। क्या करता है, दाईं ओर फेफड़ा में जाता है। और जो बायां ब्रोक्यूल उसका 2 पार्ट होता है जो बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। बस इतना याद रखना, 2 ही पॉइंट याद रखना, सिंपल। इसमें क्या होता है, वक्ष गुहा में प्रवेश करता है, और इसमें क्या होता है, इसका 2 शाखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोक्यूल बोलते हैं। दायां और बायां ब्रोक्यूल, दायां ब्रोक्यूल का 3 पार्ट होगा जो कि फेफड़ा में जाएगा, दायां फेफड़ा में, और बायां पार्ट का 2 पार्ट होगा जो क्या जाएगा, बाएं फेफड़े में। कहानी फिनिश। नेक्स्ट पढ़ेंगे फेफड़ा के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स ये वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। वक्ष गुहा यानी कि जो सीना का जो पार्ट है उसी को बोलते हैं वक्ष गुहा। तो इसमें एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। कितना जोड़ी, एक जोड़ी फेफड़ा, ठीक है। इनका रंग जो होता है लाल होता है। लंग्स का याद रखना, लंग्स का कलर कैसा होगा, तो लाल होगा, रेड कलर का होगा लंग्स, ठीक है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है, ये याद रखना है। दायां फेफड़ा जहाँ पे दिल होता है हमारा, या बाएं साइड होता है दिल, सोचिए देखो बाएं साइड हमारा दिल होता है, ठीक है। तो दायां साइड जो क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दायां साइड। याद रखना, क्या लिखा, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा पर एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फ्लोरल मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, तो फ्लोरल मेम्ब्रेन, प्लूरल 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 मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन रुधिर में चल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सिंपल फेफड़ा काम यही रह गया। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया। जो श्वसन होता है 4 प्रक्रियाओं में होता है। पहला जो है बाह्य श्वसन, दूसरा है गैसों का परिवहन, तीसरा जो है आंतरिक श्वसन, और चौथा जो है क्या है, कोशिकीय श्वसन। तो चारों के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। बाह्य श्वसन क्या हो गया, बाह्य श्वसन का मतलब ये हो गया, निम्न 2 पदों में व्यक्त होती है। बाह्य श्वसन के 2 भाग, स्वच्छासन और गैसों का विनिमय। स्वच्छासन और गैसों का विनिमय। पहले स्वच्छासन में यानी कि ब्रीथिंग का मतलब क्या हो गया, फेफड़ों को निश्चित दर से वायु भरी एवं निकल जाती है, उसे सांस लेना स्वच्छासन बोलते हैं। सांस लेना ही क्या हो गया, ब्रीथिंग को ही बोलेंगे हिंदी में क्या, स्वच्छासन, सिंपल, सांस लेना हो गया। बाह्य श्वसन पहला काम क्या होगा, श्वास लेना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, गैसों का विनिमय। इसमें लिखा है स्वच्छासन की क्रियाविधि कैसे काम करता है। तो पहला था निश्वासन, ये क्या करें, निश्वासन का मतलब क्या हो गया, निश्वासन के अंदर सांस लेना है तो निश्वासन हो गया। और बाह्य श्वसन उच्छ्वासन का मतलब क्या हो गया, सांस को बाहर छोड़ना, सिंपल सी बात। हम पढ़ते हैं सांस लेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, अंदर जब लेंगे सांस जब अंदर लेते हैं तो उसमें याद रखना नाइट्रोजन लेते हैं 78% और 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वो 0.03% हम कार्बन भी लेते हैं अपना फेफड़ा के अंदर, शरीर के अंदर 0.03% कार्बन भी ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन जो बाहर निकालते हैं 78.09% नाइट्रोजन। जितना नाइट्रोजन ले रहे हैं जितना नाइट्रोजन बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करते हैं 70% निकालते हैं, यानी 21% ले गए अंदर, लेकिन 70% यानी कि कुछ परसेंट क्या गया अंदर रख ली, 70% हम क्या करते हैं ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा निकलेगा, 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें बाहर निकलता है। तो ये ध्यान देना दोनों में कि जो नाइट्रोजन सेम टू सेम जाएगा अंदर और सेम टू सेम बाहर निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन 21% रहा अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा ओनली 17%। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम जाता है लेकिन बाहर निकलता है काफ़ी ज़्यादा, 4% निकलेगा, अंदर जाएगा 0.03% ओनली। सांस को अलग निकलेगा 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर बाहर निकलता है। यार सांस जब लेते हैं हम लोग
तो क्या करता है, सांस के द्वारा क्या होता है, पानी से भी निकलता है एज ए बाष्प के रूप में। तो याद रखना 400 ml हम लोग सांस के द्वारा ही प्रतिदिन खर्चा कर देते हैं, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। 400 ml क्या करते हैं, हमारे शरीर से निकल जाता है सांस श्वसन के द्वारा पानी, सोच लो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस उसका नाम क्या है, गैसों का विनिमय। बाह्य श्वसन दो ही काम था, दो पद था, पहला था स्वच्छासन यानी कि सांस कैसे लेते हो, दूसरा था गैसों का विनिमय। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें लिखा हुआ कि विसरण यानी कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। गैसों का जब विनिमय कैसे होता है, तो विसरण के द्वारा आता है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट के द्वारा आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे गैसों का परिवहन। विसरण का मतलब क्या लिखा, फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उसके दाब के अंतर कारण होता है और दोनों गैसों का विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। विसरण का मतलब ये होता है कि मतलब कौन गैस अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, वही हो गया विसरण। समझ में आया। तो सिंपल तरह जो प्रोसेस का नाम क्या है, विसरण है। विसरण के दौरान क्या करते हैं, गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गया 0.0%, लेकिन आया कितना 4%, यानी कि यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तो हुआ है, चेंज तो कुछ तो हुआ, एक्सचेंज तो कुछ हुआ है कि नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक गैसों का परिवहन। श्वसन प्रक्रिया में पहला क्या था, बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि फिनिश हो गया। दूसरा प्रोसेस था क्या, गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन क्या करते हैं, देखो कैसे है। गैसों को ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन कैसे शरीर में फ्लो करेगा, तो ऑक्सीजन फ्लो करेगा आरबीसी के कारण, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स होंगे उसके कारण, हेमोग्लोबिन होगा उसके कारण। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है, सोच लो। नेक्स्ट पॉइंट बोला कार्बन डाइऑक्साइड जो परिवहन होता है कोशिकाओं में फेफड़े तथा हेमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही होता है। ये भी परिवहन करेगा लेकिन ओनली 10 से लेकर 20% तक है, पूरा नहीं। किसके द्वारा होगा, तो ये फेफड़ा और किसके द्वारा, हेमोग्लोबिन के द्वारा होगा, याद रखना 10 से लेकर 20% मैक्सिमम। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। अब देखो रक्त परिसंचरण का मतलब हो गया ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है, ठीक है। अन्य प्रकार से होता है जैसे कि प्लाज्मा में घुलकर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर भी क्या होता है, फ्लो करना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है और इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होता है। कितने परसेंट, 7% कार्बन का परिवहन होगा इसके कारण। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, प्लाज्मा से मिक्सअप कर लेगा और कार्बोनिक एसिड बना लेगा, फिर पूरा घूमने लगेगा ये। तो इससे क्या होगा, 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी होता है। बाइकार्बोनेट्स में लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 70% भाग जो होता है इसका परिवहन किसके द्वारा, तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में परिवहन करेगा, ठीक है। यह रुधिर के पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर, रुधिर यानी कि ब्लड के पोटेशियम ज़्यादा, ब्लड में पोटेशियम और क्या होता है, सोडियम ही पाया जाता है। तो यार रुधिर के पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है और फिर वैसे बन के क्या करता है, घूमना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं लास्ट जो आता है उसका नाम है, थर्ड प्रोसेस क्या होगा, आंतरिक शोषण होगा। आंतरिक शोषण क्या होगा, आंतरिक शोषण होगा कि रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है। रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच में क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है, इसे बोलते हैं आंतरिक शोषण। ये उत्तक और ब्लड के बीच में होगा, नहीं ब्लड क्या, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, गैसों का विनिमय होगा, तो उसी को बोलेंगे क्या, आंतरिक शोषण बोलेंगे। उत्तक और किसके बीच में, ब्लड के, रुधिर के बीच में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य शोषण कहते हैं, ठीक है। सिंपल यही पॉइंट याद रखना, सिंपल। और नेक्स्ट पढ़ते हैं कोशिकीय शोषण। ये तो आंतरिक शोषण हो गया, पढ़ते हैं कोशिकीय शोषण। ये तो उत्तक के बीच में हो गया, अब कोशिका के बीच में शोषण होगा, देखो कैसे। पाचन के फलस्वरूप प्राप्त जो ग्लूकोज को कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। जब पाचन करते हैं क्या ग्लूकोज बनता है कि नहीं, तो बोल रहा है ग्लूकोज का जो कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन हेल्प करता है क्या, ऑक्सीकरण करेंगे ग्लूकोज को पचाने में। ऑक्सीजन का मतलब ये मान लो कि पचाने में, तो कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है किसका, ग्लूकोज का। इस क्रिया को बोलते हैं कोशिकीय शोषण। सिंपल यही बात है कि ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लेना कोशिका के द्वारा, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। तो इसी को बोलेंगे क्या, कोशिकीय शोषण बोल देंगे, सिंपल। कोशिकीय शोषण दो प्रकार का होता है, पहला था अनॉक्सी शोषण, अंग्रेजी में बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक, और दूसरा आता है ऑक्सी शोषण। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से पढ़िए। लिखा जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं अनॉक्सी, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमको, तो अनॉक्सी शोषण कहलाएगा। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया ईस्ट के कोशिकाओं के इथाइल ब्रिगेड होते हैं। देखो ग्लूकोज क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो किस में चीज़ में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ग्लूकोज पहले क्या बन रहा था, उसका ऑक्सीकरण हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो ग्लूकोज डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें लैक्टिक एसिड में। बैक्टीरिया और ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में जाता है, अब बैक्टीरिया और ईस्ट में जाकर क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना।
मांसपेशी में देखो यार, बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में देखो ग्लूकोज क्या होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो कहाँ, तो मांसपेशियों के अंदर, कहाँ, मांसपेशियों के अंदर। दूसरा याद रखना, बैक्टीरिया और ईस्ट में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया ईस्ट में क्या, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें शर्करा किण्वन यानी कि शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, शुगर फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। जो पूरा प्रोसेस हुआ ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना है या ग्लूकोज का केस में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होना है, जो पूरा प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, यह इसी को जो जो ये प्रोसेस है बैक्टीरिया और ईस्ट में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का बनना, उसको क्या बोलते हैं, शर्करा किण्वन भी कहते हैं। शर्करा किण्वन यानी कि शुगर फर्मेंटेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अनॉक्सिक श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल, पायरुविक अम्ल। ये तो इथाइल अल्कोहल बन रहा है और कौन कौन सा अल्कोहल बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, लेकिन लास्ट में क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जीवों की गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में और फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु ईस्ट और जीवाणु में यह प्रायः होता है। जो अनॉक्सिक श्वसन कहाँ कहाँ होता है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था। यहाँ होता है कहाँ, जीवों की गहराई पर स्थित ऊतकों में। जो सबसे अंदर का जो ऊतक होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो पहुँचेगा है नहीं, तो उसमें क्या होगा, अनॉक्सिक श्वसन ही होगा। दूसरा याद रखना, अंकुरित होते हुए बीजों में, जो अंकुरित होते हुए बीज होता है उसमें भी क्या होता है, अनॉक्सिक श्वसन होता है, वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं जाता। और साथ में ईस्ट और जो जीवाणु है, बैक्टीरिया और ईस्ट है, उसमें हमेशा कौन सा श्वसन होता है, अनॉक्सिक श्वसन ही होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं उसका नाम है ऑक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इसमें श्वसनीय पदार्थ पूरा ऑक्सीकरण होता है। जो श्वसनीय पदार्थ रहेगा उसका क्या होगा, जैसे ग्लूकोज है तो उसका पूरा ऑक्सीकरण होगा। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, तथा काफ़ी मात्रा में क्या निकलेगा, ऊर्जा मुक्त होगा। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6 है, ठीक है ना, खाया पचाया तो ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है, तो टूटता था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड देता है हमारा, साथ में वाटर देता है, साथ में क्या देता है, एनर्जी हमको देगा। लगभग 2830 किलो जूल हमको एनर्जी मिलता है। तो यही है प्रोसेस ऑक्सी श्वसन का। लिखा कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को दो भाग में बांटा। जो कोशिकीय श्वसन में होने वाली जो जटिल प्रक्रिया है उसको दो भाग में बांटा गया। पहला जो प्रोसेस उसका नाम क्या रखा गया, ग्लाइकोलिसिस बोला गया, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसका अध्ययन जो सर्वप्रथम किया गया था एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था। एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था, इसलिए इसको बोलते हैं EMP पथ भी कहते हैं, EMP पथ बोलते हैं। ठीक है, इसको अनॉक्सिक श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको, अनॉक्सिक श्वसन बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलेंगे, अनॉक्सिक श्वसन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन होगा उसको बोलेंगे क्या, ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। और साथ में इसको बोलते हैं शर्करा किण्वन, यानी कि शुगर फर्मेंटेशन भी इसको बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं। यह अवस्था ऑक्सी यानी कि एरोबिक अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है दोनों प्रकार के श्वसन प्रेजेंट होता है, ऑक्सी में भी और अनॉक्सी में भी प्रेजेंट होगा। याद रखना ये बात, ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में प्रोसेस होगा ग्लाइकोलिसिस। लिखा हो कि एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। कितने अम्ल, तो याद रखना, पायरुविक एसिड बनेगा उसका कितना, दो अणु बनता है। ठीक है, इसमें लिखा ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो पहले लिखे पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ रहे हैं किससे रिलेटेड, कोशिका श्वसन होने वाली जटिल प्रक्रिया दो भाग में बांटा गया है। जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं केब्र चक्र। पहला तो होगा ग्लाइकोलिसिस हो गया, यानी कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन हो गया। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं केब्र चक्र। इसका जो वर्णन किया था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, हेंस क्रेव नाम था, जो कि 1937 में उन्होंने करा था। 1937 में हेंस क्रेव ने। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र, साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें लिखा अधिकतम ATP अणुओं का निर्माण क्रिब्स चक्र में होता है। ये ATP अणु जो बनता है, ये लिखा DTP के दो अणु और ATP के दो अणु बनते हैं, लेकिन जो अधिकतम अगर ATP के अणुओं का निर्माण जब पूछेगा तो कहाँ होता है, तो क्रिब्स चक्र के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊर्जा का उत्पादन के बारे में पढ़ लेंगे, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कैसे होता है। कुछ पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल लगभग 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। याद रखना है ATP क्या हमारा,
ये एनर्जी का इंडिकेशन है, याद रखना। ग्लूकोज के एक अणु अगर शोषण से क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होगा तो कितना हमको एटीपी एनर्जी मिलेगा, 38 एटीपी एनर्जी हमको अणु प्राप्त होगा। अब कुछ पदार्थ लेगा श्वसनीय पदार्थ के बारे में लिखा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये भी श्वसनीय पदार्थ है। वसा हो गया, श्वसनीय पदार्थ का मतलब क्या है, इसका पाचन होगा और एनर्जी मिलेगा हमको। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का शोषण होता है, इसके बाद वसा का होता है। शरीर में हमारे तो याद रखना है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का टूटेगा, उसके बाद वसा। इसलिए क्या कर रहा था, ये जब जिम वगैरह जो जाते हैं बच्चे, क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, मतलब जिम जाने से पहले, ताकि वो जल्दी से पच जाए, तुरंत हमको मिल जाए हमको एनर्जी। इसलिए लिखा हो कार्बोहाइड्रेट का पहले पाचन होगा, उसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद प्रोटीन का शोषण, दोनों खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रोटीन का शोषण शुरू हो जाएगा, याद रखना। थर्ड प्रोसेस में आएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा का भंडार समाप्त होगा तब जाकर क्या होगा, प्रोटीन का शोषण होगा। तो देखो जब एक्सरसाइज करते तो क्या होगा, पहले तो आपका कार्बोहाइड्रेट जाएगा, फिर आपका फैट जो आपका मोटापा है वो घटना शुरू होगा, तब जब आप खा पी रहे हो प्रोटीन उसका इस्तेमाल होगा, लास्ट में जाकर प्रोटीन का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान देना। एक पॉइंट लिखा, शोषण एक क्या है, अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, शरीर के भार में कमी होती है। शोषण का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के भाग से होता है, याद रखना। किस भाग से, तो मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से होता है मस्तिष्क के, इस भाग से क्या होगा, शोषण का नियंत्रण होगा। इससे क्या होगा, शोषण के कारण क्या होगा, शरीर के भार में कमी होता है। जब शोषण ज़्यादा करोगे ना तो क्या होगा, शरीर के भार में क्या होगा, कमी आएगा, ध्यान देना। फैट आपको घट रहा है तो सिंपल सी बात है, भार में तो कमी आएगा ही। और शोषण क्या है, एक तरह का उपापचय क्रिया है, यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 9 था फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।